Hello everyone, welcome on Biology Village. And guys, now we are going to discuss very important 20 questions जो completely आपका biology से concerned है. तो हम इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन विदाउट एनी डिले. टार्टरिक एसिड इज ए गुड एडिटिव एंड यूज्ड इन बेकिंग पाउडर. आप सोचते होंगे जो खाने का सोडा जो बोलते हैं लोकल एंड फाउंड इन. देखिए दो इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिए हैं अबाउट द केमिकल जिसकी हम बात कर रहे हैं. टार्टरिक एसिड क्या है? एडिटिव, गुड एडिटिव मतलब ऐड किया जाता है फ्लेवरिंग वगैरह के लिए. एंड यूज्ड इन बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर में इसका संबंध है. तीसरा, अब नेचुरली ये कहाँ पे पाया जाता है अगर हम देखें तो इसका सोर्स क्या है? राइप फ्रूट्स, अनराइप फ्रूट. केवल दो ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है कि जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं या अनराइप्ड. ठीक है, तो गाइस जो करेक्ट आंसर है वो अनराइप्ड फ्रूट में ये पाया जाता है. ठीक है, टार्टरिक एसिड. दो इसकी क्वालिटी आपको मालूम चल गई, गुड एडिटिव एंड आल्सो यूज्ड इन दी बेकिंग पाउडर. क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात करते हैं. काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन होता है ये, प्योरली जूलॉजिकल पाथ. एमनियोटिक फ्लूइड, थोड़ा लिखा गलत है गाइस, प्रिंट हुआ है एमनियोटिक, AMNIOT, एमनियोटिक फ्लूइड एसिड फॉर प्रेगनेंसी डिटेक्शन डन टू टेस्ट दी. देखिए एमनियोटिक फ्लूइड एसिड जो होता है वो स्पेशली प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है. तो इस फ्लूइड में हम पर्टिकुलरली किस एंजाइम की एक्टिविटी को एनालाइज करते हैं जिससे हम ये आइडिया कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी हुई या नहीं हुई है. तो सिंपल सा इसका जो करेक्ट आंसर है आप देख सकते हैं. दूसरे आंसर जो हैं जैसे सपोज कर लीजिए A, C और D, इनका कोई संबंध नज़र नहीं आता है, जबकि आपका करेक्ट आंसर है B, बीटा एन एसिटल हेक्सोसाइनामिडेज जो एक्टिविटी होती है उसकी एक्टिविटी को हम इस फ्लूइड में टेस्ट करते हैं टू कंफर्मेशन ऑफ द प्रेगनेंसी. करेक्ट आंसर गाइज आपका B. आपको ध्यान रखना है इलास्टेज आपका लाइपेज जो होते हैं उसका पार्ट है, मतलब जो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, और ट्रांसमिनेज जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है, और एसिटिल कार्बोक्सीपेप्टाइडेज गाइज ये आपका कार्बोहाइड्रेट में यूज होने वाले एंजाइम्स हैं पर्टिकुलर डाइजेशन में. एंड सेकेंड क्वेश्चन हम बात करते हैं थर्ड में, प्योरली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नहीं बल्कि आपको तीन क्वेश्चन का आंसर मिलेगा. दूसरा, एक आपकी क्लियर कट कॉन्सेप्ट डेवलप होगी. क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले कि राइबोसोम मूव अलोंग द mRNA इन द डायरेक्शन पूछी गई कि ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस mRNA का जो स्ट्रेंड्स होता है उस पर राइबोसोम का जो मूवमेंट होता है वो किस डायरेक्शन में होता है. जैसे इसकी जो स्ट्रेंड्स होते हैं वो DNA की जो क्वालिटी होती है जो उस तरीके से 5-3 या 3-5, तो इसमें राइबोसोम की मूवमेंट को mRNA पे देखा गया है. ये mRNA का स्ट्रेंड है सिंपल सा, और ये इसका थर्ड एंड है और ये आपका फिफ्थ एंड है. इस तरीके से मान लें. अब कहता है एंड दे फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ वन एंड अदर, मतलब राइबोसोम और mRNA इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं. मतलब एक टाइम ऐसा आता है ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस कि राइबोसोम मूव करता है, रीड करता है पूरे mRNA को, तो उसकी जो मूवमेंट होती है वो किस एंड से किस एंड की तरफ मूव करता है. तो आपका करेक्ट आंसर है वो फिफ्थ वाले एंड से इस साइड से मूव करता है थर्ड की तरफ. मतलब करेक्ट आंसर आपका थर्ड का A, फिफ्थ टू थर्ड. अब इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लें. कुछ हमारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए ये जो डायरेक्शन है राइबोसोम को रीड करने की किसे mRNA को, सेम वही डायरेक्शन जो फिफ्थ टू थर्ड होती है आल्सो मतलब रिपोर्टेड इन द केस ऑफ जो एंजाइम्स होते गए जैसे DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंड DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज. ये दो एंजाइम्स इनकी भी डायरेक्शन यही होती है, जिससे आपको बल्क इन्फॉर्मेशन मिल गई है अबाउट द ये 3 पॉइंट कि राइबोसोम कैसे जब मूव करता है mRNA पे तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है 5 से 3 की तरफ. ठीक है, इसी तरीके से DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंड DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज भी सेम डायरेक्शन को फॉलो अप करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं. ये पूरा बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइज. राइनोसरास आपने देखा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और काजीरंगा जो हमारा आसाम में नेशनल पार्क है बहुत फेमस है इस चीज़ के लिए. क्या होता है? प्लांट ईटिंग मैमल्स. ठीक है, प्लांट को खाने वाला मैमल्स होता है. हैज़ 1 और 2 हॉर्न. देखिए एक सिंग वाला भी होता है गैंडा और 2 सिंग वाला भी होता है. पहले इधर कन्फर्मेशन दोनों क्या है, ऑन और नोज वाले रीजन में इसके सिंग निकला हुआ होता है जो बहुत यूनिक है पूरी दुनिया में. जैसे कहें तो हमारे यहाँ इंडिया में तो पाई जाता है. इसके अलावा आर फाउंड इन, ये इंडिया के अलावा जैसे इंडिया तो साउथ एशिया में आई तो साउथ एशिया की दूसरी कंट्री में भी हो सकता है. इसके अलावा ये अफ्रीका में पाया जाता है. अब अफ्रीका के बाद दूसरे जो कॉन्टिनेंट लाइक अरबिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, इन जगहों पर ये चीज़ नहीं पाई जाती. राइनोसोरस नहीं पाया जाता है. आपका अफ्रीका में पाया जाता है और साउथ एशिया में पाया जाता है. साउथ एशिया में हमारा इंडिया आता है. तो करेक्ट आंसर आपका होता है D. एंड क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करेंगे इन विच आर द फॉलोइंग एल्गी नोन एज सी लेट्यूस. हम ऑलरेडी बता चुके हैं ब्राउन एल्गी जब हमने आपको पढ़ाया था तो उसमें सी लेट्यूस को बताया था कि समुद्री सलाद है ना, ये पोरफायरा के लिए यूज़ करा जाता है. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करेंगे व्हाट इज ट्रू अबाउट द
फियोफाइटिन आपका फोटोसिंथेसिस के पार्ट का क्वेश्चन है। देखिए फियोफाइटिन जस्ट ए क्लोरोफिल टाइप का एक फोटोसिंथेटिक केमिकल होता है या कंपाउंड हो सकता है। देखिए क्या इसमें चेंज होती है क्लोरोफिल से, ये कैसे करके डिफरेंस होता है। जैसे आपने क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर देखी होगी तो बीच में ऐसे करके मैग्नीशियम होता है और इस तरीके से आपकी 4 रिंग्स होती हैं, ठीक है, इस तरीके से बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड देन फिर इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है जो मैग्नीशियम रिंग जो होता है इसे रिप्लेस किया जाता है 2 हाइड्रोजन एटम्स के थ्रू। पहला तो एक डिफरेंस ये होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट्स केमिकल और स्पेक्ट्रल जो प्रॉपर्टीज होती हैं स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दी क्लोरोफिल। देखिए और चेंज नहीं होती, केवल मैग्नीशियम हट के 2 हाइड्रोजन एटम आ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है डिफरेंट होती है बट नॉट मोर देन, स्लाइटली डिफरेंट। कौन सी प्रॉपर्टी की केमिकल और इसकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी जो होती है क्लोरोफिल से स्लाइटली हल्की सी डिफरेंस होती है। एंड थर्ड पॉइंट है इट इज़ मोर एक्टिव देन क्लोरोफिल। नहीं, ये क्लोरोफिल से मोर एक्टिव नहीं हो सकता गाइस। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ए और बी सही है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी इज करेक्ट, मतलब ए और बी ऑप्शन आपके सही हैं। अबाउट दी फियोफाइटिन की फियोफाइटिन और क्लोरोफिल में डिफरेंस क्या हुआ कि केमिकल और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं क्लोरोफिल से, और मैग्नीशियम के प्लेस पे 2 हाइड्रोजन आइटम आ जाते हैं, बाकी पूरा सेम रहता है, ठीक है, तो वो फियोफाइटिन कहलाता है। एंड नाउ काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन गाइस, बस ये क्वेश्चन हमें पता ही होना चाहिए तभी हम इनका आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। देखिए एक बहुत ही कॉन्स्टेंसी होती है इन क्वेश्चन में। राइबो न्यूक्लियेज जैसे डीएनएज होते हैं ऐसे राइबोएज होते हैं, ऐसे राइबो न्यूक्लियेज होते हैं। राइबो न्यूक्लियेज इज ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड। पहले तो एक इन्फॉर्मेशन आप देखिए, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या हुआ, अमाइनो एसिड के जो ग्रुप होते हैं वो जुड़ के एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड होता है, कभी डबल होता है, कभी टेट्राप्लाइड होता है, मगर जो राइबो न्यूक्लियेज है वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड है। एंड ऑफ हाउ मैनी अमाइनो एसिड, मतलब कितने अमाइनो एसिड की है। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस, देखिए एक रूल है कि जब 100 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे तब उस हम पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोटीन कहेंगे, ठीक है। तो ये राइबोन्यूक्लियाज जो है वो आपका पॉलीपेप्टाइड है, मतलब प्रोटीन है। ये कब क्लियर होगा कि जब इसमें जो नंबर होगा गाइस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये दिख रहा है कि इसका नंबर 100 से ऊपर है चारों ऑप्शन में, तो क्वेश्चन तो इन्हीं में से सही होना है। तो इससे क्लियर राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन का मतलब हुआ कि लॉन्ग पेप्टाइड चेन देन मोर देन 100 अमाइनो एसिड ज्वाइन टुगेदर बाई पेप्टाइड बॉन्ड, तो उसे प्रोटीन बोलते हैं। तो इस नज़रिए से प्रोटीन है, जैसा कि ऑप्शन में आंसर दिए हुए हैं। इट हैज़ 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, इसके अंदर 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, एक 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं और एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। 2 इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास ये हो गई एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब तीसरी जो इन्फॉर्मेशन जो हमसे क्वेश्चन पूछी गई कि हाउ मैनी अमाइनो एसिड, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है सिंगल, उसमें कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका 124 अमाइनो एसिड की चेन होती है। हमने क्या बताया था कि 100 से ऊपर अगर अमाइनो एसिड होते हैं तो उस पॉलीपेप्टाइड को हम प्रोटीन कह सकते हैं। इसका मतलब राइबोन्यूक्लियर रियली क्या है, प्रोटीन है, बट उसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो कि 124 अमाइनो एसिड्स की बनी होती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जो कि प्योरली हमारा क्लास टैक्सोनॉमी ऑफ द एनिमल से है। द कैविटी ऑफ नर्व कॉर्ड इन मोस्ट बट कॉर्डेट्स एंड हाइयर नॉन कॉर्ड। हाइयर देखिए कार्डेट तो आप समझते हैं, हाइयर नॉन कार्डेट में अगर हम बात करें तो इसमें स्पेशली आपका एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स आते हैं, ठीक है, जो इन्वर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा डेवलप माने जाते हैं। जैसे आपका एनालिड का आप समझते होंगे ओपन टू अदर। अगर हम बात करें जो एनालिड में वेस्कुलर आपका जो टिश्यू सिस्टम होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, वो कैसा होता है, क्लोज्ड होता है, हाइयर कार्डेट की तरह, समझ रहे हैं ना। जबकि ये आप कैसा है आपका इन्वर्टिब्रेट्स से। तो पॉइंट ये है यहाँ पे कि इनमें और तो आपका पूरी तरीके से कार्डेट में जो नर्व कार्ड की जो कैविटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सीडोसुलम बोलते हैं, न्यूरोसील बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं, या नन ऑफ दी अबव, तो उसे हम बोलते हैं न्यूरोसील। आपको ध्यान रखना है एनरिड्स, आर्थ्रोपोड और टोटल कार्डेट में जो नर्व कार्ड की कैविटी है उसे हम न्यूरोसील कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं, नर्व कार्ड इन कार्डेट डेवलप फ्रॉम। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि नर्व कार्ड जो होती है उसकी जो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन होती है वो किससे होती है। तो देखते हैं नर्व कार्ड की जो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन होती है वो आपकी होती है इक्टोडर्म से। करेक्ट आंसर आपका हो जाता है यहाँ पे बी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा और हम इसके नीचे देख लेंगे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ कार्डेट एंटीरियर पार्ट ऑफ द नर्व कार्ड जो होता है वो इनलार्ज होकर क्या बना देता है, ब्रेन, और उसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो क्या बना लेता है, स्पाइनल कार्ड। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जॉइंटली क्या कहलाते हैं, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। तो ये मतलब मेन वही पॉइंट है, नर्व कार्ड ही ब्रेन होता है, नर्व कार्ड स्पाइनल कार्ड होता है, और नर्व कार्ड ही आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं कि इनमें द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द जीनोमिक लाइब्रेरी। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जीनोमिक लाइब्रेरी की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। तो इसमें आपको सिंपल सा एक टर्म ध्यान रखना है, एक तो लैम्डा क्लोन्स ध्यान रखें, दूसरा ध्यान रखें कि एक ही स्पीसीज का मतलब कलेक्शन ऑफ लैम्डा क्लोन्स दैट इंक्लूड्स ऑल द डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ ए गिवन स्पीसीज। ऑफ ए गिवन स्पीसीज का ऑल द डीएनए सीक्वेंसेस, ये ध्यान रखना, ऑल
द डीएनए सीक्वेंसेस, किस फॉर्म में, लैम्डा क्लोन्स की फॉर्म में। लैम्डा क्लोन्स क्या होते हैं गाइज, जैसे ईस्ट सेंट्रोमियर प्लाज्मिड होता है ना, उसके अंदर उस तरीके के जो आपके क्लोन्स बनते हैं उन्हें कहा जाता है लैम्डा क्लोन्स। ये बहुत डिटेल्ड बात है, आप अभी केवल इतना ध्यान रखें, लैम्डा क्लोन की फॉर्म में एक स्पीसीज का ऑल डीएनए सीक्वेंसेस अगर हम कहीं डिपॉजिट कर लेते हैं, कहीं रिपोजिटरी बना लेते हैं, दैट नोन एज जीनोमिक लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं गाइज, ये वेरी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है जो स्टिकी एंड्स डीएनए को कट करते हैं ना, तो ऐसे एंड्स बनते हैं जो एक दूसरे से डीएनए लाइगेज के थ्रू दोबारा जुड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ सर्टेन डीएनए क्लीविंग एंजाइम। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे एंजाइम जो डीएनए क्लीविंग का मतलब डीएनए को कट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, उनके कटने से स्टिकी एंड्स का फॉर्मेशन होता है। सही बात है। सेकंड पॉइंट है आपका वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, नॉक आउट माइस। देखिए नॉक आउट माइस को हमें ऐसा लगता है कि ये माइस हो गए मतलब रैट चूहा जो होता है, ऐसा नहीं है। नॉक आउट माइस गाइस एक कैटेगरी होती है एनिमल की रिसर्च में, जैसे हम बोलते हैं कि नॉक आउट माइस भी होती है और नॉक इन माइस भी होती है। तो नॉक आउट माइस गाइस क्या होता है, देखिए एनिमल्स इन विच ए पर्टिकुलर जीन या डीएनए सीक्वेंस हैज बीन डिलीटेड। ठीक है, अपनी मतलब रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पर्टिकुलर जीन या डीएनए सीक्वेंस को डिलीट कर दिया, ऐसे एनिमल को हम कहते हैं ना आउट। तो नॉक आउट माइस, माइस कोई माइस नहीं होती, ये एनिमल्स होते हैं जिनमें हमने इंटरेस्ट ऑफ कुछ पर्टिकुलर जीन या डीएनए को अपनी मर्जी अपने रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से उसे डिलीट कर दिया। और दूसरा है नॉक इन माइस, इसका अपोजिट हो जाता है कि एनिमल्स इन विच ए पीस ऑफ डीएनए हैज बीन एक्सचेंज्ड फॉर इंडोजिनस डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, पीस को हमने उसमें ऐड किया, एक्सचेंज किया। एक्सचेंज का मतलब बदला, उसे हटाया दूसरा लगा दिया मगर डिलीट नहीं किया। तो ये मतलब होता है आपका नॉक इन माइस, मतलब ऐड नहीं करा, मतलब एक्सचेंज कर दिया, जो जितना था उतना ही रहा मगर हमने उसे चेंज कर दिया। और डिलीट करने का मतलब उसका हमने गैप छोड़ दिया, डिलीट कर दिया, उतना कट करके पार्ट हटा दिया, तो ये नॉक आउट हो गया। अब याक जो आपने देखा हो ईस्ट जो वाला आपका बनाते हैं हम लोग वेक्टर, तो याक जो वेक्टर होता है वो यूज किया जाता है टू क्लोन वेरी लॉन्ग डीएनए सीक्वेंसेस को। तो लॉन्ग डीएनए अगर मटेरियल को ट्रांसफर करना होता है, इंसर्ट करना होता है, तो हम याक टाइप के वेक्टर का यूज़ करते हैं। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। सो करेक्ट आंसर आपका ए। नाउ अब हम एक बार फिर से जिम्नोस्पर्म के कोनीफर्स में पहुँचेगा। एक कोनीफर्स होता है जिसे हम बोलते हैं जूनिपर। इसकी एक स्पीसीज होती है जूनिपर कैम्यूनिस। इंडिया में 2 स्पीसीज पाई जाती है, उसमें से एक स्पीसीज होती है जूनिपर कैम्यूनिस। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। एक इन्फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसे कॉमनली हम क्या बोलते हैं, ग्रीन कारपेट बोलते हैं। देखिए एक बड़ा प्लांट होता है कोनीफर, बट ये कोनीफर कितना छोटा सा होता है, मतलब ज़मीन में बिल्कुल रेंगने वाला। तो हम इसे अपने घर में लगा ले तो ग्रीन कारपेट, जैसे हम आज के टाइम में दूब घास लगाते हैं, उसे बार बार काटने से पूरी कारपेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। सेम उसी तर्ज पे जूनिपर कैम्यूनिस जो प्लांट होता है, कोनीफर नेचर है बट देखिए ग्रीन कारपेट उसका कॉमन नेम है और बिल्कुल काम भी वैसे ही करता है। ये दूसरा पॉइंट है इसके डिस्ट्रीब्यूशन। तो गढ़वाल हिमालय जो अपना उत्तराखंड का पार्ट है गढ़वाल, उस वाले एरिया में ये नेचुरली ग्रो करता है। और थर्ड पॉइंट है इट इज ए साइकेड। गाइस साइकेड नहीं है, ये आपका जिम्नोस्पर्म में कोनीफर है। साइकेड भी जिम्नोस्पर्म्स है, बट साइकेड जो होते हैं प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स होते हैं और कोनीफर जो होते हैं एडवांस होते हैं। तो ये कोनीफर ग्रुप का होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया और ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका डी। नाउ मोस्ट लिजार्ड्स आर, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आपने देखा होगा कि जो एंडोथर्मस एनिमल्स होते हैं वो उसमें केवल आपके 2 आते हैं, आल आपके मैमल्स और आल बर्ड्स, और कुछ स्पेसिफिक मतलब टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट वगैरह उसमें इंक्लूड करे जाते हैं जो मोस्टली कैसे होते हैं एंडोथर्म्स। अब क्वेश्चन आता है लिजार्ड। लिजार्ड उसमें नहीं है किसी भी तरीके। लिजार्ड का मतलब रेप्टाइल्स। ठीक है, मतलब रेप्टाइल्स टेरेस्ट्रियल तो है मगर इसमें एक पॉइंट है कि मोस्ट लिजार्ड को छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो रेप्टाइल जो टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स होते हैं वो भी आपके एंडोथर्म्स में आते हैं, बट यहाँ पे एंडोथर्म्स का ऑप्शन ही नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात तो ये समझ लें। तो मोस्ट लिजार्ड जो होते हैं वो आपके स्ट्रिक्टली हेट्रोथर्म्स होते हैं। आपने देखा होगा ये जो लिजार्ड वगैरह होती है जो टॉलरेट नहीं कर पाती, गायब हो जाती कुछ टाइम के लिए। इसका मतलब इनके अंदर, और इंडोथर्म्स क्या होते हैं कि वो बाहर की फ्लक्चुएशन जो भी हो रही है उनके अपोजिट, वो उनके अपने अंडर का एटमॉस्फेयर अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से निकलने वाली हीट के उससे अरेंज करते रहते हैं। ठीक है, और जो ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चल पाते ये हेट्रोथर्म्स में आते हैं। और आपका मोस्टली जो टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स होते हैं वो भी आपके एंडोथर्म्स हैं, बट लिजार्ड जो होते हैं वो स्ट्रिक्टली हेट्रोथर्म्स होते हैं। कहने का मतलब इनकी जो अंडर का जो इनकी इनर बॉडी टेम्परेचर होता है वो बाहर के एटमॉस्फेयर से मैच नहीं कर पाते ये लोग। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी की जो एनर्जी निकलती है उससे मैच नहीं कर पाते। मतलब कहने का मतलब सर्वाइवल थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए क्या कर जाता है ये उस जगह को छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। जो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन वाले टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी उसका यूज़ करते हैं। और बहुत दूसरी मतलब इसी तरीके की इवेंट्स होती हैं, अभी आगे बात करेंगे। नाउ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्लीवेज एट स्पेसिफिक साइट। देखिए जो फिल इन द ब्लैंक्स का पॉइंट है उसमें ये बताया गया, जैसा कि ऑप्शन में दिख रहा है कि डीएनए और आरएनए के दोनों पॉइंट दिख दिए, सिंगल डीएनए, डबल डीएनए,
इस तरीके से सिंगल आरएनए और डबल आरएनए। अब कह रहा है रेस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, केवल वो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ही कट करते हैं, ना उन्हें सिंगल से मतलब है, और आरएनए के तो चाहे सिंगल डबल किसी को कट नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर आपका हुआ 14 का सी, कि जो आप केवल ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ही कट कर सकते हैं एट स्पेसिफिक साइट्स। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज काफ़ी, कॉज साइट्स यूज टू इंट्रोड्यूस लार्जर देन नॉर्मल डीएनए फ्रेगमेंट्स। एक इंपॉर्टेंट पहले बात क्वेश्चन में दी हुई है गाइस कि आपका जो कॉज साइट्स होती हैं COS कॉज साइट्स, इनका काम होता है अपने से लार्जर देन नॉर्मल डीएनए फ्रेगमेंट को ये ट्रांसफर कर देती हैं, इंसर्ट कर देती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान। तो स्पेसिफिकली कॉज साइट का हम इस्तेमाल किसके केस में करते हैं, M13 के केस में करते हैं, M लैम्डा फेज वेक्टर के केस करते हैं, या कॉस्मेट के केस में करते हैं, या याक के केस में करते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है लैम्डा फेज वेक्टर। जब कॉज साइट जो होती है वो लार्जर देन नॉर्मल डीएनए फ्रेगमेंट को इंट्रोड्यूस करने का काम होता है, तो हम लैम्डा फेज वेक्टर का यूज करते हैं कॉज साइट के केस में। क्वेश्चन नंबर 16, रेट्रोवायरस भी आपके वेक्टर के फॉर्म में यूज करे जाते हैं, तो इन्हें भी हम यूज करते हैं टू इंट्रोड्यूस द डीएनए इनटू इंसेक्ट सेल, फिशेज, रेप्टाइल, मैमेलियन सेल। करेक्ट आंसर आपका है डी, मैमेलियन सेल में जब हमें इंसर्ट करने की जरूरत होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जो हमारा रिसर्च इंटरेस्ट होता है, जब मैमेलियन होता है हमारा मॉडल, तब हम रेट्रोवायरस का यूज करते हैं इन डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के लिए इन केस ऑफ ओनली मैमेलियन सेल, नॉट रेप्टाइल, नॉट फिश एंड नॉट इंसेक्ट। नाउ अभी थी जीनोमिक लाइब्रेरी। आप क्वेश्चन आता है cDNA लाइब्रेरी क्या होता है, तो एक सिंगल लाइन डेफिनेशन हम आपको बता देते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे है बी। देखिए क्या है cDNA लाइब्रेरी, कलेक्शन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस विद इन प्लाज्मिड वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर, प्लाज्मिड क्या होता है, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है, सर्कुलर होता है, जो बैक्टीरिया वगैरह में पाया जाता है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के अंदर हम डीएनए सीक्वेंसेस विद इन प्लाज्मिड के अंदर करें और रिप्रेजेंटिंग करें ऑल द mRNA सीक्वेंसेस ड्राइव्ड फ्रॉम ए सेल। केवल एक सेल की अगर हम बात करें तब आपका cDNA लाइब्रेरी बनेगा, और जब जीनोमिक लाइब्रेरी की बात करें तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करेगी। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें। दूसरा cDNA लाइब्रेरी होती है ये आपकी प्लाज्मिड के अंदर, मतलब प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर मेंटेन की जाती है, और स्पेशली ये रिप्रेजेंट करती है ऑल द mRNA सीक्वेंसेस ड्राइव्ड फ्रॉम ए सेल, उसे कहा जाता है। जितने भी हमारे सीक्वेंसेस होते हैं जो एक पर्टिकुलर सेल से होते हैं उन्हें हम प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर अरेंज कर लेते हैं, दैट इज नोन एज cDNA, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं विच फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वुड फाइबर्स आर जाइलम, फाइबर्स आर जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। देखिए एक बात है, पहले आप इनका तीनों की टर्मिनोलॉजी समझिएगा। जाइलम का जब टर्म आता है तो जाइलम टिश्यूज का नाम आता है, ठीक है, जाइलम पे स्क्लेरेन्काइमा तब भी जाइलम की बात, और वुड फाइबर की बात आती है तब भी जाइलम की बात आती है। कैसे करके आती है, देखिए फ्लोएम भी टिश्यू होता है, जाइलम भी टिश्यू होता है, मगर जो ओरिजिनल वुड होती है जब टिम्बर बोलते हैं वो आपका सेकेंडरी जाइलम होता है। तो वही जाइलम फाइबर्स आपके वुड फाइबर भी कहलाते हैं, और उन्हें हम चूँकि टफ होते हैं तो उन्हें चूँकि उनका जो टिश्यू लेवल होता है वो स्क्लेरेन्काइमेटस होते हैं, तो हम उन्हें जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी कह सकते हैं या स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर भी कह सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये सब जाइलम का पार्ट है, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट है उन्हें पढ़ते हैं कि दे आर लिग्निफाइड। लिग्निफाइड का मतलब देखो सिंपल सा बात है, जाइलम के अंदर केवल जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के बाकी सब डेड टिश्यूज होते हैं, और डेड टिश्यू के अंदर आपको बताया उनके अंदर क्या पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है, और जो लिविंग होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है गाइस, सुबेरिन पाया जाता है। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही नजर आ रहा है कि दे आर लिग्निफाइड एंड टैपरिंग एट बोथ इन, लाइक दैट, टैपरिंग बोथ इन इस तरीके से, ठीक है। और इनके अंदर जो होता है डिफरेंट टाइप की थिकनिंग होती है, किसकी, लिग्निन की। लिग्निन दैट इंडिकेशन फॉर डेडनेस, कि जो डेड टिश्यू उसी के अंदर लिग्निन का डिपोजिशन होगा, ओके। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि दे आर टू टाइप्स के होते हैं। ये जो होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो आपके लिवरी फॉर्म फाइबर्स होते हैं, दूसरे होते हैं फाइबर ट्रैकिड्स की फॉर्म में। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, लिवरी फॉर्म फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत ही थिक और सेकेंडरी वाल उनके होती है, और वो सिंपल पिट्स रखते हैं, ठीक है, वेरी थिक सेकेंडरी वाल एंड सिंपल पिट। इसके बाद जो फोर्थ स्टेटमेंट है, फाइबर ट्रैकिड जो होते हैं, दूसरे फाइबर जो होते हैं दो तरह के फाइबर्स होते हैं, तो जो फाइबर ट्रैकिड्स होते हैं हैव कंपेरेटिवली थिन वाल एंड बॉर्डर्ड पिट्स। इसमें सिंपल पिट नहीं होती, इनमें बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं, और इनकी जो बाल होती है वो कंपेरेटिवली थिन होती है, जबकि लिवरी फार्म में आपने बाल कैसी देखी, थिक देखी। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है। पिट्स कैसे देखे, सिंपल देखे, जबकि फाइबर ट्रैकिड्स में पिट कहते हैं बॉर्डर्ड पिट्स हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ए। सभी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है, तो आपको नाम बताना है कौन कौन सी यूज होती है। एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल आता है, हमने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो तीन जो मेडिसिन है बताएंगे, सिटुजिमैब जिसे हम आर्बिट्यूस कहते हैं, और इस तरीके रिटुजिमैब जिसे हम, क्योंकि मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स होती है गाइस तो इन्हें रिटुजेन बोला जाता है, इस तरीके से ट्रेस्टुजुमैब इसे हम हर्सिप्टिन बोलते हैं। तो ये तीनों आपके एंटीबायोटिक है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है, तो ये आप ध्यान रखें गाइस।
हर्सेप्टिन्स, रिटुजेन और अर्बिटिन, ये आपकी तीन होती है। इनका दूसरा नाम होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, तो MAB एम इनके अंदर इनका अब हम क्वेश्चन नंबर 20 मतलब लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आपने देखा होगा जो ह्यूमन फीमेल में जो ऐड होता है बाहर के लिए क्या होता है और अंदर के लिए 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिटा बोलते हैं आउटर साइड में, और अंदर के लिए जोना पेलुसिडा होती है। तो क्वेश्चन जो है वो जोना पेलुसिडा के बारे में है, ऑफ ओवम की जो लेयर है इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। पहला पॉइंट कि ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स इन ओवम, बिल्कुल सही बात है कि एक स्पर्म ही एक ओवम को फ्यूज करेगा, बाकी नहीं करेंगे। तो इन्हें रोकता कौन है बाकी स्पर्म, क्योंकि एक ड्रॉप ऑफ सीमेन में बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। तो कहने का मतलब है जोना पेलुसिडा जो होती है आपकी इनर लेयर, वही ये काम करती है, वो केवल एक को एंट्री देती है, दूसरे को नहीं देती, मतलब जो भी एडिशनल होते हैं उन्हें सबको डिस्कार्ड कर देती है। तो ये जोना पेलुसिडा का वर्क है, ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड पॉइंट है कि जोना पेलुसिडा ये निश्चित करती है, इंश्योर दैट ओनली 1 स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम, केवल एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, ऐसा नहीं 2 स्पर्म, 4 स्पर्म, 10 स्पर्म से फर्टिलाइज कर दे। ये भी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थर्ड स्टेटमेंट है स्पर्म एंटर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, जो स्पर्म साइटोप्लाज्म में आके ओवम के एंटर कर गया है बाई ब्रेकिंग जोना पेलुसिडा अलॉन्ग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कहने का मतलब वो जोना पेलुसिडा को तो ब्रेक करेगा, इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी ब्रेक करेगा। कौन, जो रियली एंटर कर रहा है साइटोप्लाज्म में। तो इस तरीके से आपका जो जोना पेलुसिडा की इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो एडिशनल स्पर्म्स को एंट्री बंद कर देती है, ब्लॉक कर देती है, और जो एक स्पर्म इंटर करा है, एक सिंगल वन, वही फर्टिलाइज करेगा। दूसरा पॉइंट, जो स्पर्म इंटर एक्चुअली गया तो जोना पेलुसिडा के अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है वो, उसे भेदना पड़ेगा, पेनिट्रेट करना पड़ेगा, इसके बाद वो कहाँ पहुँचेगा, साइटोप्लाज्म में पहुँचेगा। इसलिए तीनों स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, करेक्ट आंसर डी। एंड फाइनली आई रिक्वेस्ट टू ऑल, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन करें, एंड थैंक यू वेरी मच गाइज।